हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक हम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और मेजर्स के बारे में बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट मेजर्स भारतीय सरकार ने लिए हुए हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ, एनिमल और प्लांट लाइफ को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या फिर एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है भारत सरकार ने जो कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जो कोई भी इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए हुए हैं, चाहे वो पॉलिसी के तौर पर हो या फिर किसी स्कीम के तौर पर हो, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। हमने इस चैप्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज के इस पहले पार्ट में हम इसी तरीके के चंद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और मेजर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेजर जो लिया गया था वो था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। दरअसल ये एक प्लान था, यानी कि एक आउटलाइन दिया गया था फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, देखिए वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान माने कि एक ऐसी पॉलिसी का स्ट्रक्चर देना या फिर एक ऐसा आउटलाइन डॉक्यूमेंट बनाकर देना जिसके तहत हमें विजन, मिशन और गोल तीनों के बारे में पता चले। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बोथ फ्लोरल और फौना किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशंस हमें बनाना चाहिए या फिर किस तरीके से हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। खासकर जब हम लोकल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोकल कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलें ताकि एक माहौल बना सके, अवेयरनेस भी बढ़ा सके और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को सस्टेन भी कर सकें। तो इस तरीके का एक आउटलाइन जो है वो दिया गया था। The first wildlife action plan was released from 1983 to 2001। स्पेसिफिकली चंद टाइम फ्रेम के लिए ये रिलीज किया जाता है। तो सबसे पहली बार 1980s में जो था ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दिया गया था, एंड द सेकंड वन फॉर 2002 टू 2016। तो रिसेंटली जो है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो रिलीज किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस्ड द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 टू 2031। तो 2031 तक जो है यही वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो कोई भी गोल्स, एम्स, एस्पिरेशन, मिशन वगैरह इस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में दिया गया है, उसी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो खासकर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सभी इसी को फॉलो करेंगे। द की फोकस एरियाज ऑफ दिस प्लान आर वाइल्ड लाइफ हेल्थ, conservation of the marine ecosystem, reduction of human wildlife conflict, conservation of coastal ecosystem and integration of climate change into wildlife planning। ये सभी जो है चंद क्रूशियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया गया है कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ के हेल्थ को जो है प्रिजर्व किया जाएगा। कंजर्वेशन जो मैराइन इकोसिस्टम है, खासकर जो हमारे सीज, रिवर्स जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उन्हें किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट, कई बार हम देखते हैं कि लेपर्ड्स वगैरह जो है वो ह्यूमन हैबिटेशंस में आ जाते हैं, एलिफेंट्स वगैरह है वो रैम्पेज करते हैं, तो इसे किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं। कोस्टल जोन रेगुलेशंस के बारे में भी हमने पिछले चंद चैप्टर्स में बात किया हुआ था। तो इसी तरीके से कोस्टल इकोसिस्टम को किस तरीके से उसकी फ्रेजिलिटी को बचा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ के प्लानिंग के साथ किस तरीके से आप इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बात करता है। This is the first time that an action plan on wildlife is recognizing the impact of climate change on wildlife। तो अब तक 3 बार जो है ये वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दिया गया है, ये तीसरी बार है, लेकिन ये पहली बार है जब ये माना गया था कि हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो दिस वाज समथिंग वेरी मच यूनिक विच वी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सॉ इन द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लिया गया था वो था नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन स्कीम या फिर नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम स्कीम इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड टू डेवलप द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद पीपल्स पार्टिसिपेशन विद फोकस ऑन इंप्रूवमेंट इन लाइवलीहुड्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, स्पेशली द पुअर। कई बार हमने अर्बनाइजेशन के बारे में बात किया और डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी हमने बात किया कि अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है ताकि स्पेस जो है वो बढ़ जाए, और कई बार भी जो है रॉ मटेरियल्स के लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, हद से ज़्यादा जो है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम जो है वो इसी डिफॉरेस्टेशन के ट्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश करता है और अफॉरेस्ट्रेशन की बात करता है, यानी कि जहाँ कहीं पर भी बैरन लैंड्स है उसे किस तरीके से हम फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी लैंड वेस्ट पड़ा हुआ है, बैरन लैंड है, जो कि ऑलरेडी फॉरेस्ट नहीं है, तो उसे फॉरेस्ट में किस तरीके से बदला जा सकता है। सोशल फॉरेस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज को जो है इस अफॉरेस्ट्रेशन स्कीम का या फिर अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं ताकि उन लोकल कम्युनिटीज के भी जो है लाइवलीहुड्स पर मार ना पड़े, क्योंकि हमने कई बार देखा कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो अपने लाइवलीहुड्स के लिए फूड वगैरह के जितने भी प्रोडक्ट्स उनके होते हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से आते हैं, तो उनके लाइवलीहुड्स पर भी किसी भी तरीके का प्रभाव ना हो, तो इसीलिए
ये नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। The scheme will be operated by National Afforestation and Economic Development Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change as a 100% centrally sponsored scheme. तो ये सेंट्रल लेवल का ही स्कीम है। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक स्पेसिफिक स्पेशल बोर्ड बनाया गया है, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। तो पूरी तरीके से यही बोर्ड जो है वो देखेगा कि किस तरीके से ये फॉरेस्टेशन प्रोग्राम या फिर स्कीम जो है वो चल रहा है, खासकर जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, कितना अवेयरनेस जो है वो बढ़ाया जा रहा है, और खासकर लाइवलीहुड जो है इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की वो किस हद तक इफेक्ट हो रही है, या फिर उन्हें किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, उन्हें और भी जो है सपोर्ट दिया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट मेजर जो लिया गया था वो था कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। देखिए, अभी हमने अफॉरेस्टेशन के बारे में जाना कि मान लेते हैं कि कोई एक एकड़ जगह जो है फॉरेस्ट लैंड जो है हमने डिफॉरेस्ट किया हुआ है ताकि अर्बन एरिया वहाँ पर बढ़ा सके। तो चाहिए कि हम उतना ही एरिया, यानी कि 1 एकड़ एरिया किसी दूसरे जगह पर, बैरन लैंड हो या फिर वेस्ट लैंड हो, वहाँ पर जाकर हम फिर से जो है वहाँ पर फॉरेस्ट जैसा एक इकोसिस्टम बना सके, वहाँ पर प्लांट्स वगैरह जो है उगा सके। इस कॉन्सेप्ट को अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है क्या। Compensatory afforestation means that every time forest land is diverted for non-forest purposes such as mining or industry, the user agency pays for planting forest over an equal area of non-forest land. मान लेते हैं कि कोई एक इंडस्ट्री है, तो 40 एकड़ खेत या फिर 40 एकड़ फॉरेस्ट का जो है रीजन उन्होंने माइनिंग के लिए खरीदा हुआ है। तो 40 एकड़ फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो कोई भी लॉस है, उतना ही अमाउंट जो है ये इंडस्ट्री भारतीय सरकार को पे करती है, और वो अमाउंट जो है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में जाएगा, और इसी के पैसे का इस्तेमाल करके यही 40 एकड़ जितना भी स्पेस है वो किसी दूसरे जगह पर, जहां पर बैरन लैंड्स है, जहां पर कहीं पर भी अवेलेबिलिटी है, वहां पर फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन के जो है काम किए जाएंगे। The Compensatory Afforestation Fund Act was passed by the Center in 2016. As per the rules, 90% of the fund money is to be given to the states, while 10% is to be retained by the center. 90:10 का रेशियो यहाँ पर दिया जा रहा है, जहाँ पर स्टेट्स को 90% ऑफ द फंड मिलेगा और 10% सेंटर जो है वो अपने पास रिटेन करेगी। The funds can be used for treatment of catchment areas, assisted natural generation, forest management, wildlife protection, etc. ऐसा नहीं कि सिर्फ अफॉरेस्टेशन के लिए काम हो, अगर फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी अच्छा काम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह के लिए भी आपको ये कॉम्पेंसेटरी फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑन साउंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, असिस्टेड नेचुरल जनरेशन, कैचमेंट एरियाज को भी बढ़ाने के लिए, उन्हें सही तौर पर ट्रीट करने के लिए भी आप जो है ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट मेजर्स में से एक है, वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग बोथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज इन नेचुरल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हमने ऑलरेडी कई बार देखा हुआ है कि लोकल कम्युनिटीज़ का प्रावधान बहुत ही बढ़ जाता है जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं वो ट्राइबल पीपल होते हैं, एसटी से शेड्यूल ट्राइब जिन्हें कहा जाता है, या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि कौन से जानवर, कौन से प्लांट, फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा उन्हें पता होता है, और किस तरीके से इनके ब्रीडिंग या फिर मीटिंग तरीके होते हैं, सीजन्स होते हैं, किस तरीके के इनके खान पान के तौर तरीके होते हैं जानवरों के वगैरह, ये सभी लोकल कम्युनिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बिना उनकी मदद लिए कितना भी साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल क्यों ना करें, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, चप्पा चप्पा इन्हें फॉरेस्ट का पता हुआ होता है। तो दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अलग अलग एजेंसीज हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के हैं, उनके साथ जो है मिलकर लोकल कम्युनिटीज के साथ काम किया जाएगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। The concept was introduced by Government of India through National Forest Policy of 1988। तो बहुत ही पुराना एक कॉन्सेप्ट है। Under joint forest management, village communities are interested with the protection and management of nearby forest। तो local communities, village communities पर ही ये responsibility दी गई है कि भाई आप ही जो है आसपास के जितने भी फॉरेस्ट के रीजन्स हैं उन्हें अच्छी तौर पर से जो है आप प्रोटेक्ट कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। The communities are required to organize forest protection committees, village forest committees, village forest conservation and development societies, etc। तो विलेज वालों को ही ये हक दिया गया कि आप ही खुद ग्रुपिंग्स बना लीजिएगा अपने बीच कि विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज होंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज वगैरह होंगे, इनके काम और इनके पावर्स क्या होंगे एज फार एज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह इज कंसर्न। इन सभी के बारे में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिया गया है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंपॉर्टेंट मेजर्स और पॉलिसीज के बारे में। आगे के चैप्टर में हम इसी का कंटिन्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।